हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आज है 1 नवंबर। तो हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। तो आज का हम करंट अफेयर्स देखेंगे द हिंदू से, ठीक है। तो आ जाइए, बिना देरी करे से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं एक क्वेश्चन डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, इन विच कंट्री पेगासस स्पाईवेयर डेवलप, ठीक है। तो पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुना होगा। अभी हाल ही में कल भी इस पर एक रिपोर्ट आई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हो गया है। तो ये आपको बताना है कि पेगासस स्पाईवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इजराइल, यूएसए, चाइना या जापान। बताइए इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा ये पेगासस स्पाईवेयर डेवलप किया गया है। आप इसका आंसर दे सकते हैं और हम आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि पेगासस स्पाईवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो आईफोन बनाने वाली कंपनी जो एप्पल है, उसने एक साइबर अटैक अलर्ट जारी किया, ठीक है। तो जो भी एप्पल डिवाइस यूजर्स हैं, है ना, जो आईफोन यूज़ करते हैं, तो उनके पास में एक अलर्ट गया। उस अलर्ट में ये बताया गया कि आपका जो फ़ोन है उसके ऊपर स्पाइंग की जा रही है, ठीक है। आपके जो पर्सनल डेटा है, मैसेजेस हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, तो इनके ऊपर जासूसी की जा रही है। कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके डेटा को पढ़ने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पूछा जाएगा? नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो ये साइबर अटैक्स होते हैं, है ना, जिस तरीके से आपके डेटा को पढ़ा जाता है, आपके डेटा को हैक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसके लिए क्या है, इजराइल बेस्ड एक कंपनी है जो साइबर आर्म्स कंपनी है, ठीक है। तो इजराइल की एक साइबर आर्म कंपनी है, उसने एक स्पाईवेयर बनाया जिसका नाम है पेगासस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये स्पाईवेयर अगर आपके डिवाइस के अंदर चला गया, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके फ़ोन कॉल टैप्स हो गए, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, पासवर्ड, ठीक है, ये कब सामने वाले ने आपके पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका सारा डाटा, पर्सनल डाटा सामने वाले के पास जाता रहेगा। वो आपकी सारी चीज़ों पर स्पाई अपनी नज़र रखेगा और जो भी उसको लगेगा कि ये आपके अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो आपके अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पॉलिटिकल सुपरमेसी के लिए जो अपोजिशन वाली पार्टी से उनके फ़ोन कॉल्स, उनके डेटा, पर्सनल डेटा हैक किए जा रहे हैं, उनके पढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो यही अलर्ट एप्पल ने भेजा कि आपका इस तरीके से पर्सनल डाटा हैक करने की कोशिश की जा रही है स्पाईवेयर पेगासस के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर जो आपके टेक्स्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं, कॉल्स होते हैं, तो उन सबको देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। आपके पासवर्ड्स हैक देखे जा रहे हैं, ठीक है। आपके लोकेशन ट्रेस की जा रही है, आपके माइक्रोफोन्स को एक्सेस किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ले सकें, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो कार्य किया जा रहा है, तो ये क्या सही है? नहीं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा, 21 क्या कहता है, पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो दैहिक स्वतंत्रता है उसकी बात करता है, आपके पर्सनल डेटा की बात करता है कि आपका जो पर्सनल डेटा है उसको कोई अगर स्नूपिंग करता है, घुसने की कोशिश करता है, ताक झाँक करता है, तो आप उसके अगेंस्ट में केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मॉरल के साथ साथ इलीगल एक्टिविटी भी है, ठीक है। इमोरल के साथ में इलीगल एक्टिविटी है जो नहीं करनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो इसके अगेंस्ट में बात की गई है। तो ये 2-3 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है कि जो सर्विलेंस रिफॉर्म्स होने चाहिए, हैकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, ये चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं सोसाइटी में, ठीक है। अब देखिए दूसरी खबर है यहाँ पर, अखूरा अगरतला रेल लिंक, ठीक है। तो जो अखूरा अगरतला रेल लिंक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो इस तरीके की कोई चीज़ होती है ना जो अलग ही हो रही होती है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली, ठीक है। तो अखूरा अगरतला जो रेल लिंक है, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है। अब इंडिया में भी कौन सी जगह कनेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है त्रिपुरा को कनेक्ट, ठीक है। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। तो अगरतला और बांग्लादेश का कौन सा होगा, अखूरा। तो इन दोनों को ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो अखूरा से अगरतला के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, 12.24 किलोमीटर का डिस्टेंस है टोटल मिला के, ठीक है। तो ये जो अखूरा टू अगरतला रेल लिंक है, तो ये कितना किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये 12.24 किलोमीटर का है, जिसमें से जो बांग्लादेश है उसमें 6.78 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इंडिया में कितना किलोमीटर लंबा है, इंडिया में ये है 5.46 किलोमीटर, ठीक है। 5.5 किलोमीटर के आसपास इंडिया में है और 6.5 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश में ये वो है, रेल लिंक है ना, कनेक्टिविटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्रॉड गेज, नैरो गेज इस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है ना डुअल गेज, ठीक है, ये 2 गेज हो गए, यहाँ पर दो वैगन्स लगाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये तो बांग्लादेश में इस्तेमाल किया जाएगा और इंडिया के अंदर ये वाले जो बड़ा वाला पहिया है ना, ये 2 बड़े पहिए जैसे ब्रॉड गेज बोला जाता है। इतनी चौड़ी रेल लिंक लगाई जाएंगी जैसे पटरियाँ हैं, एक पटरी होगी और दूसरी पटरियाँ होगी, ठीक है। तो इंडिया की जो
पटरियाँ होंगी, वो एक तो ये होगी और एक ये वाली होगी, ठीक है। मतलब एक पटरी तो ये होगी और एक पटरी इतनी चौड़ी होगी, तो इसे ब्रॉड गेज बोला जाता है। तो हमारा तो जो रेलवे लिंक है, रेल कनेक्टिविटी ब्रॉड गेज पे होगी, और वहाँ पर कौन सी होगी, ये डुअल गेज पे होगी, जिसमें 2 गेज एक साथ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 21 मई 2013 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अकूरा टू अगरतला जो रेलवे लिंक है ये 21 मई 2013 को स्टार्ट किया गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। और ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए तीसरी खबर यहाँ पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन सी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक जस्टिस, ठीक है, जस्टिस का नाम है संदीप DEE, ठीक है, संदीप शिंदे, ठीक है। इनकी अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई, एक पैनल बनाया गया। तो इस पैनल का काम ये दिया गया कि वो ये बताएंगे कि जो मराठास हैं वो ओबीसी कैटेगरीज में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये संदीप शिंदे है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो मराठास हैं उनको कुणबी सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो मराठास को कुणबी सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो कुणबी का मतलब है, कुणबी क्या है, वहाँ की लोकल ट्राइब है, ठीक है। तो मराठास और कुणबी दोनों सेम है। तो इनके लिए क्या कहा गया है, ब्लैंकेट रिजर्वेशन की बात करी गई है कि भाई मराठास और कुणबी एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, और दोनों को एक ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब कुणबी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए मराठास को, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी, संदीप शिंदे ने एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है, इसके लिए कुणबी सर्टिफिकेट। तो कुणबी किससे रिलेटेड है, मराठास से रिलेटेड है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। एज एन एक तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मराठास को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके अलावा चौथी खबर देखते हैं। फोर्थ खबर है यहाँ पर राज्य उत्सव अवार्ड, ठीक है। तो ये राज्य उत्सव अवार्ड है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये राज्य उत्सव अवार्ड कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 1 नवंबर को दिया जाता है, ठीक है। तो 1 नवंबर को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर को कर्नाटका के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना। कर्नाटका अस्तित्व में आया था, कर्नाटका राज्य कब बनाया था, 1 नवंबर को बना था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये राज्य उत्सव अवार्ड सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर 68 पर्सन्स को ये राज्य उत्सव अवार्ड दिया जाएगा, और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट के हैं, कर्नाटका स्टेट के हैं, उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये राज्य उत्सव अवार्ड है, ये सेकंड, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिविलियन अवार्ड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक तो कैश दिया जाता है, कैश कितना, 5 लाख रुपीज़ का कैश दिया जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल, ठीक है। जो गोल्ड मेडल कितने ग्राम का है, 25 ग्राम का है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। गोल्ड मेडल दिया जाता है, गोल्ड मेडल 25 ग्राम का है, 5 लाख रुपए कैश दिया जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। 68 लोगों को, 68 पर्सन्स को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कर्नाटका दिया जा रहा है, ये राज्य उत्सव अवार्ड के तहत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके अलावा 5वीं खबर देखते हैं। देखो 5th खबर है कि अक्टूबर में क्या हुआ, रेनफॉल इन सदर्न इंडिया 6th लोएस्ट सिंस 1901, है ना। तो 1901 से 6ठी बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम रेनफॉल हुई है, ठीक है। तो इसके पीछे मेजर कारण क्या बताए गए, इसके पीछे एक तो बताया गया एल नीनो, ठीक है, और दूसरा कारण बताया गया है इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। तो आ जाइए एल नीनो और इंडियन ओशियन डाइपोल को समझते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले एल नीनो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए ये है हमारा इंडिया, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेटर, है ना, इंडिया हो गया, ये इक्वेटर हो गया। अब पता है कि इक्वेटर पे क्या है, इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया पे मतलब इक्वेटर लाई करता है ना इंडोनेशिया पर, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और इस इक्वेटर के जस्ट नीचे है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मैप बना रहा हूँ, पर इसको समझ जाइए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ये हो गया इंडिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, और इधर हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये हो गया चिली, है ना। ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है एल नीनो वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर कंडीशन बन जाती है वार्म, इस जगह सदर्न ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न तो ये वाला हो गया वेस्टर्न पैसिफिक, और ईस्टर्न पैसिफिक बोलेंगे, और वेस्ट कोस्ट ऑफ चिले बोल सकते हैं, ठीक है। तो ईस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पर क्या हो गया, हॉट वेदर कंडीशंस बन गई हैं, यहाँ पे गर्म हो गया है पानी, और जब पानी गर्म होगा तो यहाँ से क्या होगी, अप वेलिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से
मोमेंटम इधर होगी और यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो हवाएं यूँ चलेंगी, ठीक है, नीचे की हवाएं तो नीचे की तरफ जाएंगी इधर और यहाँ से उठेंगी, और जब यहाँ से हवाएं उठेंगी तो वो आधी तो इधर आएंगी और आधी इंडिया की तरफ चली जाएंगी और यहाँ पे बनाएंगी हाई प्रेशर, ठीक है। और जब भी हाई प्रेशर बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी एल नीनो वाली कंडीशन होती है तो यहाँ पर जो ईस्ट पैसिफिक वाला सेक्शन है, ये वाला रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ईस्ट पैसिफिक देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी गर्म अनइवन कंडीशन होती है, पानी अपने आप में वार्म हो जाता है और पानी के गर्म होने के कारण यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनने के कारण ज़्यादा हैवी रेनफॉल कहाँ हो जाएगी, इधर यहाँ पे सबडक्शन ऑफ एयर होगी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। तो उल्टी हवाएं चलने लगेंगी इधर की तरफ, तो ये वाली एल नीनो वाली कंडीशन है। और यहाँ से जब आधी हवा इधर जाएगी, आधी इधर सरफेस पे ट्रेवल करके इक्वेटर की तरफ आएगी और यहाँ से वापस ऊपर उठ के इधर की तरफ आ जाएगी, तो यहाँ पर ये हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर कंडीशन अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है तो एल नीनो कंडीशन बनती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जब एल नीनो नहीं होता है, लाल नीनो होता है, तो जस्ट इसका उल्टा केस चलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वार्म की जगह यहाँ पे कोल्ड कंडीशन बन जाती है, ठीक है। वोल्ड की जगह यहाँ पे क्या बनेगी, कोल्ड वेदर कंडीशंस बनेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये सारा पैटर्न घूम जाएगा और अच्छी रेनफॉल इंडिया के अंदर होती है। और इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, देखो इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ समझिए, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है। तो इंडियन ओशन डाइपोल में 3 कंडीशन, एक न्यूट्रल फेस, एक नेगेटिव फेस और एक पॉजिटिव फेस, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल फेस में क्या है, हवाएं ऊपर उठ रही है, इंडोनेशिया से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये इंडियन ओशन की बात है। इंडियन ओशन में यहाँ पर जो मलेशिया इंडोनेशिया वाला रीजन है, यहाँ से नॉर्मल कंडीशन में हवा उठ रही है, नॉर्मल चक्कर चल रहा है। और जब ये यहाँ से हाई प्रेशर बनेगा, मान लीजिए इधर ईस्ट ऑफ अफ्रीका सोमालिया वाले रीजन में, तो यहाँ से जब जमीन से हवा चलेंगी तो ये इंडिया में क्या करेंगी, हवा लेके जाएंगी, पानी लेके जाएंगी समुद्र का, और यहाँ पर रेनफॉल करवाती हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है। तो ये न्यूट्रल फेज हो गया, ठीक है। अब नेगेटिव फेज में क्या होगा, नेगेटिव फेज में ये ज़्यादा तेजी से चलेगा, ये सिस्टम क्या बहुत थोड़ा तेजी से काम करेगा। तो यहाँ पे कूलर देन नेचुरल कंडीशंस होंगे और यहाँ पे इंडिया के अंदर ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है। परंतु जब ये इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का मतलब है अब ये उल्टा हो गया सिस्टम सारा, ठीक है। अब वार्मर कंडीशन कहाँ हो गई, सोमालिया की तरफ शिफ्ट हो गई। अब सोमालिया की तरफ शिफ्ट होने से यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, लो प्रेशर बनने से यहाँ पे हवा ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, रेनफॉल यहीं हो जाएगी और यहाँ पे उल्टी तरफ से आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। तो यहाँ पर इंडियन ओशन, इंडिया के अंदर रेनफॉल कम होती है। जब भी इंडियन ओशन डाइपोल बनेगा तो इंडिया के अंदर रेनफॉल कम होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये ला नीना और एल नीनो और ला नीनो वाला कंसेप्ट अभी आपको ऊपर समझाया था, तो इस चार्ट को समझ के आप अच्छे से और समझ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको बता ही दिया था कि यहाँ पर क्या है, वार्म कंडीशन बनेगी एल नीनो में, और ला नीना में यहाँ पर क्या होगा, पैसिफिक में, ये ईस्ट पैसिफिक के अंदर कोल्डर कंडीशन बनती है। तो ये सारी चीज़ें वही समझा रहा है, ठीक है। आ जाइए अब देखिए छठी खबर है यहाँ पर सितंबर में, ठीक है। जो हमारे कोर सेक्टर्स है इंडिया में, क्या है, कोर सेक्टर्स हैं, कितने हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं, 8 कोर सेक्टर्स हैं, जिसमें जो कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, जिसका कंट्रीब्यूशन 40.27% है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल इकोनॉमी है उसमें क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर 40.27% जो योगदान देता है वो कौन देता है, कोर सेक्टर का योगदान है। तो ये कोर सेक्टर बहुत ज़्यादा मेजर, मतलब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है हमारी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो ये कोर सेक्टर में कौन कौन सी फर्म्स आती हैं, तो देखिए इसके लिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, द 8 कोर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा योगदान है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, आपको याद रखना है। पहला है रिफाइनरी प्रोडक्ट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील, चौथा है कोल, पाँचवा है क्रूड ऑयल, छठा है नेचुरल गैस, सातवां है सीमेंट और आठवां है फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स हमारा लास्ट स्टेज में आता है, मतलब आखिरी पायदान पे योगदान देता है कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रहे हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के द्वारा कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा योगदान दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी कोर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, जो परसेंटेज वाइज है ना, तो ये कम हुआ है, कितना, 8.1% हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, जो पहले कितना था, 12.5% था पिछली बार, ठीक है। तो 12.5 से घटकर 8.5% ही ग्रोथ रेट देखी गई है कोर सेक्टर में, तो जो काफ़ी कम हुई है, ठीक है। तो ये कम होने के पीछे कारण क्या रहा है, कम होने के पीछे एक तो ग्लोबल वॉर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्शन भी इफेक्ट कर रहा है उससे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7वीं खबर, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्पोर्ट्स से खबर है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो लियोनेल मेसी हैं,
ठीक है, एक सेकेंड इनका पेन चेंज कर देता हूँ, है ना। ये तो लियोनल मेसी हैं, ठीक है, और ये दूसरी हैं इनके साथ में, एक सेकेंड, ठीक है। देखो लियोनल मेसी अर्जेंटीना से आते हैं, ठीक है, और ये जो हैं कि स्पेन की हैं, ठीक है। इनका नाम है एटानिया, AITA, एटीना नहीं, एटीना बोमाती, ठीक है। एटीना बोमाती इनका नाम है, ये थोड़ा सा नाम याद रख लें, मैंने भी एक बार ही पढ़ा था, ठीक है, इसलिए मुझे भी याद नहीं था। तो एटीना बोमाती, तो ये एटीना बोमाती है, ये स्पेन की हैं। इनको क्या है, ये गोल्डन बॉल दिया गया है, ठीक है। तो ये गोल्डन बॉल किसको दिया जाता है, जो बेस्ट प्लेयर होता है ना फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, जिसका सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है, उसी को ये गोल्डन बॉल दी जाती है। तो ये मेंस के बेस्ट प्लेयर कौन हो गए, मेंस के बेस्ट प्लेयर हैं लियोनल मेसी, जिनको 8वीं बार 8th टाइम बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो है एटानिया बोमाती, है ना, BOMATI, एटानिया बोमाती, ये स्पेन की हैं और ये बेस्ट वुमेन फीफा वर्ल्ड प्लेयर रही हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर बेस्ट वुमेन प्लेयर का अवार्ड ये टीना बोमाती को दिया गया है, और बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, लियोनल मेसी को दिया गया है। तो ये दोनों याद रख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलन डी और किसको दिया गया है, वुमेन्स और मेंस में पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आगे चलकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा मिशन है गगनयान में क्या होगा, अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, ठीक है। किनको भेजा जा रहा है, मेन मिशन है ना, तो उसके अंदर हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ डीप ओशन मिशन भी चलाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो डीप ओशन मिशन कितने गहराई तक जाएगा, ये 6000 मीटर तक जाएगा, ठीक है, 6000 मीटर तक जाएगा। और अगर मैं पूछूं ओशियन में हमारे पास में कितने नीचे गहराई तक मतलब डेप्थ कितनी है ओशियन की, जो लास्ट डेप्थ हमने अभी तक नापी है, ठीक है। तो लास्ट डेप्थ कितनी नापी है हमने, वो क्वेश्चन में बताइए, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। मेरियाना ट्रेंच का नाम किसने सुना है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया। अब बताइए कि कितना मीटर डेप्थ तक जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो मिशन है हमारा डीप ओशन मिशन, इसमें 6000 मीटर तक जा रहे हैं। अब देखिए ये जो डीप ओशन मिशन है ना, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, समुद्रयान मिशन नाम दिया गया है। सबसे पहले तो ये याद रख लें, समुद्रयान मिशन इसका नाम है। इसके अंदर क्या होगा, 3 ह्यूमन बींग्स को भेजा जाएगा, जो कितने डेप्थ तक जाएंगे, 6000 मीटर गहराई तक जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखेंगे, समुद्रयान मिशन नाम है इसका 1 नंबर पे। दूसरा, इसमें 3 ह्यूमन बींग्स को भेजा जाएगा, ठीक है। कितनी गहराई तक भेजा जाएगा, 6000 मीटर की डेप्थ तक भेजा जाएगा। तो ये जो मिशन होगा ये नॉर्मली तो 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा, है ना। पर अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो 96 आवर्स तक सर्वाइव करने के लिए इसको बनाया जाएगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग सर्वाइव, है ना, कोई कैलेमिटी हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो कितना 96 घंटे 96 आवर्स के लिए ये इसमें कोई अगर बंदा है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है, इसलिए बनाया गया है। अब जो इस प्रोजेक्ट का जो टाइम लाइन है वो कितना रहेगा, तो ये 5 ईयर्स के लिए इस प्रोजेक्ट को निर्माण किया गया, जो 2020 से 2021 तक चलेगा और 2025 से 26, मतलब 2020-21 से 2025-26 तक चलेगा। 5 साल का ये प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, जो किसके अंदर आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है, ठीक है। इसके अंदर ये 6000 मीटर डेप्थ हमने देख ही लिया, तो इसके अंदर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स लगाए जाएंगे, इसे ROV बोला जाएगा। इसके साथ साथ इसमें ऑटोनोमस क्रोनिंग सिस्टम लगाया जाएगा, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स लगाए जाएंगे और डीप सी माइनिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, रिसर्च एंड इनोवेशंस के लिए हमें वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट किए जा सकें, ठीक है। तो हम ऐसे ही तो है नहीं कि बस वहाँ भेजेंगे, देखेंगे और आ जाएंगे, वहाँ के सैंपल्स भी लाएंगे उस जगह के 6000 मीटर नीचे किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके की सॉइल मिलती है, किस तरीके का हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की क्या स्टडी भी की जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये था अपना द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस पूरा का पूरा, ठीक है।
कहाँ गया ये? ठीक है, तो अब जाते जाते आपसे पूछ लेते हैं एक क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, आपको बताना है गगनयान, ठीक है, गगनयान, ठीक है, कब भेजा जाएगा, प्रोजेक्टेड डेट बतानी है आपकी। गगनयान की प्रोजेक्टेड डेट आप कमेंट सेक्शन में लिखें। देखो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको और लोगों से आगे निकलना है। ठीक है, तो गगनयान की प्रोजेक्टेड डेट क्या रहेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, और चलो बताइए, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो किस चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक गगनयान, ये प्रोजेक्टेड डेट बतानी है गगनयान को कब भेजा जाएगा, और आर्टिकल 19 किससे डील करता है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।